अंधेर नगरी नाम के गांव में अंश नाम का लड़का रहता था, जिसके दो अच्छे दोस्त भी थे। एक का नाम नताशा और दूसरे का नाम ईशु था। वो तीनों गांव के एक रास्ते से गुजर रहे थे। क्या हुआ अंश, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ मेरे दोस्त? पिछले कुछ महीनों से मुझे एक डरावना ख्वाब आता है, जिसमें मैं एक खतरनाक जंगल में पहुंच जाता हूँ और उस जंगल में बहुत ही डरावनी चीजें होती है। अरे तू फट्टू है, तुझे जंगल से डर लगता है? और ये सपने बस तेरे दिमाग का वहम है, तू ज्यादा मत सोच। मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरा वहम नहीं है, वो जंगल मुझे पुकारता है। नताशा ने 2 पल सोचा, फिर कहती है, अगर तेरे दिल में इतना डर है तो चल तेरा ये डर दूर कर देते हैं, चल हमारे साथ। इतना कहकर ईशु और नताशा अंश को लेकर अपने पास वाले जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही जंगल आता है, अंश घबरा कर कहता है, तुम लोग मुझे इस जंगल में क्यों ले जा रहे हो? तुमको पता है ना, आजकल मुझे जंगल से कितना डर लगता है। तेरा डर दूर करना है, इसलिए तुझे जंगल ले जा रहे हैं मेरे दोस्त। नताशा और ईशु अंश के बहुत बार मना करने के बाद भी अंश के साथ उस जंगल में आ जाते हैं। जंगल बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ बड़े ही खूबसूरत फूल खिले हुए थे, जिन्हें देख नताशा ने कहा, अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है, मुझे तो यहाँ अपने फोटो खींचने हैं। इतना कहकर नताशा उस साइड चली जाती है, ईशु भी दूसरी साइड चला जाता है। अब अंश बिल्कुल अकेला रह गया था। अब उसे भी डर नहीं लग रहा था। जंगल तो बड़ा ही खूबसूरत है, मैं बेकार में ही डर रहा था। तभी किसी लड़की के गाने की धुन सुनाई देने लगती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। अंश बिना सोचे उस आवाज के पीछे चलने लगता है। वो अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, किसी को समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। आज अगर तुमसे हटाऊं तो कल के लिए माला जपना, गुमनाम है कोई। काफी दूर चलने के बाद वो आवाज बंद हो जाती है। वहाँ उसे एक खूबसूरत सा सुनहरा दरवाजा दिखता है। अंदर जरूर कुछ खूबसूरत, शायद वो आवाज भी यहीं से आ रही है। मैं अंदर जाता हूँ। अंश उस दरवाजे को जैसे ही अपने हाथ से छूता है, वो दरवाजा अंश को खींच लेता है और अंश पूरी तरह चीखने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और उस दरवाजे से होकर जमीन पर जा गिरता है। तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज आती है, आओ मेरे पास आओ। तुम्हारा कब से इंतजार था इस रहस्यमय जंगल को। कौन है आप? वो आवाज इतनी डरावनी थी, जिसे सुनकर अंश की रूह भी कांप गई, क्योंकि
वो जंगल अभी खूबसूरत नहीं था, बल्कि बेहद ही डरावना था। दिन अचानक रात में बदल गया था और हर तरफ मुर्दा लोगों की खोपड़ियां टंग रही थी। अंश घबरा कर खुद से कहता है, ये तो वही रहस्यमयी जंगल है जहाँ अक्सर मैं अपने सपनों में पहुंच जाता था। आज मैं सच में इस जंगल में आ गया। तभी वहाँ से एक डरावनी आवाज आती है। सही समझे तुम अंश, मैं वही जगह जो सपनों में आती है। उन सपनों के जरिए से ही तुम यहाँ पहुँच पाए हो और अब तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अंश डरकर वहाँ से भागने लगा। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है। तू यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकता अंश, क्योंकि तू जहाँ जाएगा हर तरफ रहस्य ही पाएगा। अंश को वहाँ एक झोपड़ी नजर आती है, उसमें थोड़ी रोशनी भी थी। मुझे वहाँ जाना चाहिए, शायद मेरी जान बच जाए। अंश ने जैसे ही उस झोपड़ी को हाथ लगाया, अचानक से ही वो झोपड़ी गायब हो गई और उस झोपड़ी की जगह एक डरावना दिखने वाला जानवर आ गया, जो पूरा हरे रंग का था। वो अंश से कहता है, कहा था ना यहाँ हर तरफ सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। अंश उसे देखकर सोचता है, अब मेरा बचना मुश्किल है, फिर भी मुझे हिम्मत रखनी होगी। अंश ने जमीन से एक पत्थर उठाकर उस जानवर की आंख में मारा और तेजी से वहां भागने लगा। वो जानवर कहता है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अंश भागते भागते जब थक गया तो रुक गया। तभी चारों तरफ से दीवारें गिर गई और अंश उन 4 दीवारों में कैद हो गया। तभी अंश का पैर किसी ने नीचे से पकड़कर खींचा। अंश उस जमीन के अंदर जा चुका था। अंश ने देखा एक गुफा थी, मगर थी बेहद डरावनी। अंश के दोनों दोस्त नताशा और ईशु वहां लटके हुए थे। उनकी गर्दन को पेड़ की टहनियों ने जकड़ा हुआ था। अंश को देखते ही ईशु ने कहा, अंश हमें बचाओ, हमारा गला घुट रहा है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? पता नहीं, किसी अनजान साये ने हमें यहाँ लटका दिया है। तभी वो डरावनी आवाज फिर से आती है, ना तुम बच पाओगे अंश, और ना ही तुम्हारे ये दोनों दोस्त। आप जो भी है, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? आप हमसे क्या चाहते हो? अंश के सवाल पर वो डरावनी आवाज एकदम से उदास हो जाती है। पाप करके कितनी जल्दी भूल जाते हैं ना तुम इंसान। पाप? किस पाप की बात कर रही है आप? मैं जंगल हूँ। आज से ठीक 3 साल पहले कुछ लोग इसी जंगल में पिकनिक मनाने आए थे। उस वक्त उन लोगों ने पार्टी करते करते शराब के नशे में एक दूसरे से शर्त लगाई थी। शर्त? कैसी शर्त? उस शर्त के मुताबिक वो एक जानवर का शिकार करने वाले थे। उसी शर्त के चलते उन लोगों ने उस जंगल के एक हिस्से में आग लगा दी। वो दोनों तो चले गए, पर वो आग इतनी फैल गई जिसकी वजह से ये पूरा जंगल जलकर राख हो गया। और उस आग में सिर्फ जंगल नहीं जला, बल्कि इस जंगल के सारे जानवर जलकर राख हो गए। अब वहां सबकी आत्माएं इंसानों से बदला लेना चाहती है। कोई भी इंसान इस जंगल में आकर नहीं बचेगा। सबको खत्म कर देंगे हम। जंगल की बात सुनकर अंश, ईशु और नताशा
तीनों की आंखों में आंसू आ गए। तो इसलिए मुझे वो सपने आते थे ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। हम उन लोगों की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। उन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत था। क्या तुम लोगों की माफी से जो हुआ वो बदल जाएगा? हम इंसानों की वजह से ये जंगल खंडेर हुआ है। हम आपसे वादा करते हैं, हम इस जंगल को फिर से हरा भरा करेंगे, इसकी खुशहाली, इसकी हरियाली वापस लाएंगे। क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। हम इस जंगल में रोजाना पेड़ पौधे लगाने जाएंगे, रोजाना पानी भी देंगे। कुछ ही दिन में ये फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। जंगल की आवाज नम हो जाती है। वो भीगी आवाज में कहती है, तुम्हारा इस जंगल को पिछले 3 सालों से इंतजार था। आज वो दिन आ ही गया। उसके बाद अंश, ईशु और नताशा को नीचे उतार देते हैं। तभी एक रोशनी होती है और तीनों उसमें गायब हो जाते हैं और वो उस जंगल से बाहर आ गए थे। उसके बाद वो तीनों उस जंगल में जाकर रोजाना पौधे लगाकर उस जंगल का ध्यान रखने लगे। कुछ ही दिन में वो जंगल फिर से पहले जैसा हरा भरा हो गया था। अब अंश को वो सपने भी नहीं आते थे, जिससे वो अपनी जिंदगी सुकून से जीने लगता है। ध्यान रखे, हरियाली बढ़ाने का सोचे, खत्म करने को नहीं, क्योंकि अगर जमीन पर पेड़ पौधे नहीं है तो हम इंसानों का कोई वजूद नहीं। भोला बेटा, अब बाजार जा और सब्जी लेकर आ ताकि मैं खाना पकाऊं। ठीक है माँ, जाता हूँ। अच्छा माँ, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ भोला, बोल, क्या कहना है? माँ, आप चमेली से मेरी शादी करवा दो ना। हाँ हाँ बेटा, करवाऊंगी। चल अब जा सब्जी लेकर आ। भोला खुशी खुशी घर से निकलता है। तभी रास्ते में उसे मीठा मिल जाता है। क्या बात है भोला, आज बहुत खुश दिख रहे हो। तेरा गाल तो आज टमाटर की तरह लाल लाल और होंठ आए हैं सलजम की तरह गुलाबी लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? क्या बात कर रहे हो मीठे भाई? मैं क्या आपको सब्जी मार्केट दिखता हूँ? भोला सच बता, तू मुझसे कुछ तो जरूर छुपा रहा है। ओ हेलो, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? आप क्या मेरी माँ हो? ओ पतले, मैं तो तेरी शादी का पूछ रहा हूँ। ओहो, तो मीठे भाई मेरी शादी पक्की है। जल्द मेरे सर पर सेहरा बंधने वाला है। और सुनो मीठे भाई, आपको मेरी शादी में नागिन डांस करना पड़ेगा। हाँ हाँ, नाच लूंगा, तू भी क्या याद करेगा। पर हाँ, तेरी शादी के दिन अब करीब हैं, थोड़ा होशियार रहना। मीठे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देख भोला, 2 दिन से मेरी आँख फड़क रही है। मीठे भाई, आपकी आँख फड़क रही है तो इससे मेरी शादी का क्या लेना देना? सुन भोला, तू मेरा दोस्त है इसलिए समझा रहा हूँ। बाकी जो तुझे ठीक लगे वो कर। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में मीठे को 2 आदमी बैठे नजर आते हैं। ओए, ये तो भोला के दुश्मन हैं। ये जरूर भोला की शादी में कोई मसला खड़ा करेंगे। मीठे, तू एक काम कर, छुपकर इनकी बातें सुन। मीठा पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। समझे नहीं मैं क्या बोला? अरे बाप रे बाप, भोला की दुल्हन की चोरी। अबे धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं।
पर भोला ने तेरे साथ ऐसा क्या किया है कि तुझे उसके साथ ऐसा करना है बे? भोला ने मुझे धोखा दिया है। मैंने उसे बोला कि मेरी शादी के लिए लड़की का इंतजाम कर, तो उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। अगर भोला ने तुझे धोखा दिया है तो भोले को किडनैप करते हैं। अबे बेवकूफ, खून का बदला खून और पत्नी का बदला पत्नी। अरे बाप रे, ये तो चमेली को किडनैप करने की बातें कर रहे हैं। देख, तेरे पीछे सर बहुत खपाना पड़ता है। अच्छा ऐसा मत बोल, तेरा काम हो जाएगा। यार मैं मीना को इस बारे में बताता हूँ। हाँ, फिर मीठा घर आकर मीना को सारी बातें बताता है। मीठे, तू कुछ भी कर, लेकिन भोला की शादी चमेली से करवाओ। अरे वाह, तुझे क्या हो गया जो तुम भोला की इतनी तरफदारी कर रही हैं? मीठे, मेरे जान के तोते, भोले ने हर बार हमारी मदद किसी न किसी रूप से की है, इस बार तू उनकी मदद कर। हाँ मीना, तू ठीक ही कह रही है। चल फिर मैं भोला को सारी बात बताता हूँ। फिर मीठा घर से निकलता है और भोला के पास जाके सारी बातें बताने लगता है। मीठे भाई, ये आप क्या बात कर रहे हो? भोला, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने ये सारी बातें खुद अपनी कानों से सुनी हैं। पर मीठे भाई, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब चमेली का किडनैप होगा। अरे मीठे भाई, आप मेरे साथ हो या उसके साथ, आप मेरे साथ चलो, हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाते हैं। अबे भोले, अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं और तू स्कूल में एडमिशन की बातें कर रहा है। अरे मीठे भाई, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे पहले उन्हें कुछ करने तो दें, हम उनको रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगर हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी तो वो अपना प्लान बदल सकते हैं। वाह मीठे भाई, आपके पास तो बहुत दिमाग है। अब तू बस देख मैं क्या क्या करता हूँ। मीठे भाई, वो सब छोड़ो, अपना प्लान बताओ। मीठा भोला को सारा प्लान बताता है। यह सुनकर भोला खुश हो जाता है। वाह मीठे भाई, अच्छा प्लान है। अच्छा भाई, अब आप जाओ, चमेली आने वाली है। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चमेली वहाँ आ जाती है। भोला जी, आप और मीठे भाई क्या बातें कर रहे थे? चमेली, वो सब छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। चमेली, हमारी शादी वाले दिन तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगी। भोला जी, अगर घर से नहीं निकलूंगी तो आपके घर कैसे आऊंगी? चमेली, मेरी बात को समझो। तुम इतनी धूप में बाहर निकलोगी तो तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। वाह भोला जी, आपको मेरा कितना ख्याल है। चमेली, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, बाकी मीठा भाई और मैं संभाल लेंगे। भोला जी और मीठे भाई अब क्या करेंगे? चमेली, बस तुम देखती जाओ हम क्या करते हैं। अच्छा, अब तुम घर जाओ, मैं भी चलता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शादी के दिन वो दोनों आदमी चमेली के घर आते हैं। देख यार, ये है घर चमेली का। पर वो बाहर कब आएगी? मैं उसे कुत्ते की तरह देख रहा हूँ। जैसे ही आएगी मैं उस पर झपट्टा मार दूंगा। अगर चिल्लाई तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, फिर तू उसकी कनपट्टी पर गन रख देना। पिस्तौल को देखकर तो अच्छो के पसीने छूट जाते हैं और बोलती बंद हो जाती है। वो अभी बातें कर रहे होते हैं, तभी चमेली बाहर आती है। देख देख, बाहर आ गई वो। पर उसने चादर डाली हुई है। अबे कैसे पता चलेगा कि ये चमेली है? अबे साले, ये चमेली ही होगी, तेरी नानी तो होगी नहीं। चल अब उसे किडनैप करते हैं। वो दोनों पिस्तौल लेकर चमेली के पास आते हैं और उसके सर पर पिस्तौल रख देते हैं।
वो लोग चमेली को किडनैप करके ले जाते हैं। और एक जगह आकर बैठ जाते हैं। आज देखता हूँ तेरा भोला तुझसे कैसे शादी करेगा। बोलना मत वरना गोली चला दूंगा, और तेरे भोला को यहाँ पहुँचने में तो सारी जिंदगी लग जाएगी। इतने में भोला वहाँ आ जाता है। गलत बोला तुमने, एकदम गलत। भोला को यहाँ पहुँचने में सारी जिंदगी नहीं लगेगी। और क्या बोला था तूने कि आज मेरी शादी नहीं होगी? अबे आज ही शादी होगी मेरी, और वो भी चमेली के साथ। अबे कैसे करेगा तू चमेली से शादी? चमेली तो मेरी बंदूक की नोक पर है। हा 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 हा। अबे भोला हंस मत, वरना मैं चमेली को गोली मार दूंगा। चमेली जरा इधर आना। चमेली वहाँ आ जाती है। चमेली तू? फिर ये कौन है? इस चादर में मीठा है। मीठे भाई, इसलिए आप मुझसे कपड़े मांग के लेकर गए थे। देखा चमेली, मीठे भाई और मेरी प्लानिंग। ओए भोला, तू क्या समझता है तू जीत गया? बंदूक अभी भी मेरे हाथ में है, और इसमें 3 गोलियां हैं। मैं तुम तीनों को एक एक गोली मार दूंगा। इतने में पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। अबे बंदूक मेरे पास भी है, बंदूक नीचे कर। और शुक्रिया भोला जो तुमने हमें टाइम पर खबर दी। साहब मुझे मालूम था ये जरूर शादी वाले दिन कोई न कोई लफड़ा करेंगे। देखो मैं इनको ले जाकर क्या हाल करता हूँ। हे चलो तुम लोग। पुलिस वाला उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। बोला चलो, ऐसा ना हो हमारी शादी में कोई और परेशानी बन जाए। मीठे भाई, मेरे कपड़े वापस करो। हैं, यहाँ पर नहीं दे सकता। हाँ मीठे भाई, अभी के अभी वापस करो। अमा मीठे भाग, तेरी इज्जत खतरे में है। फिर मीठा वहाँ से भागता है। सोहनपुर गांव में भीखू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। भीखू पहले तो बहुत मेहनती हुआ करता था, लेकिन जब से उसकी दोस्ती पियक्कड़ रामलाल के साथ हुई थी, वो भी बहुत कामचोर हो गया था। यार बताओ कितना मजा है ना, घर पे खाली बैठे रहने का और सोए रहने का। यार रामलाल, तुम तो सच ही कहते थे। ऐसी जिंदगी जीने में तो बहुत मजा आता है। जब चाहा खाया पिया सोया, और जब चाहा बाहर घूम फिर आया। मैं जब तुम्हें हर समय घर में सोया देखता था तो सोचता था कि रामलाल पता नहीं कैसे हर समय घर में रह लेता है, बोर ही नहीं होता। लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि इस जिंदगी का तो मजा ही कुछ और है। लेकिन यार वो मेरी पत्नी सावित्री है ना, मेरे बस कान ही खाती रहती है। मगर मैं भी ऐसा ढीठ बन गया हूँ, उसकी बातें एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ। मेरी तरह मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। अच्छा रामलाल, अब मैं चलता हूँ। सावित्री ने खाना बना लिया होगा, कहीं ऐसा ना हो कि सारा खाना खुद खा ले और बच्चों को खिला दे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। और फिर भीखू वहाँ से चला जाता है। जब वो घर वापस आता है तो सावित्री भी सब्जी खरीद के घर आ चुकी थी। तुमने खाना बना लिया कि नहीं? मैं तो सब्जी लेके अभी आई हूँ, इतनी जल्दी कैसे बना लेती खाना। सावित्री बेचारी दिन भर दूसरों के घर काम करके थक चुकी थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना ही था। सावित्री किचन में जाकर खाना बना लेती है और अपने पति और बच्चों को खाना खिला देती है। फिर रात हो जाती है और सावित्री के बच्चे सो जाते हैं।
सुनिए, मैं दूसरों के घर में काम करके बहुत थक जाती हूँ। आप कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? ऐसे में मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी और मुझे बाहर काम नहीं करना पड़ेगा। तुम बाहर काम करके मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करती। मैं भी घर में सारा दिन बच्चों का ख्याल रखता हूँ। बच्चों का ख्याल तो मैं भी रख सकती हूँ। आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से आपकी दोस्ती रामलाल से हुई है ना, आप भी उसकी तरह कामचोर ही बन गए हैं। सावित्री अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पति गहरी नींद में सो गया था। और फिर हमेशा की तरह अपने सर खपाने के बाद सावित्री भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन सावित्री काम पे जाने से पहले अपने पति से कहती है, मैंने नाश्ता बना लिया है, बच्चों को मैंने खिला भी दिया है। आप भी उठकर खा ले और बच्चों का ध्यान रखना। आजकल गांव में एक डाकू आता है और वो बच्चों को उठा ले जाता है। नाश्ता करके फिर सो मत जाना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा बच्चों को। फिर सावित्री काम करने निकल जाती है। उसके जाने के बाद उसका पति भीखू नाश्ता करता है और फिर से सो जाता है। मुन्नी, हम आज बाहर जाएं, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। नहीं गोलू भैया, मम्मा गुस्सा होंगी। मम्मा को कौन सा पता चलना है, हम उनके आने से पहले वापस आ जाएंगे। और फिर सावित्री के बच्चे मुन्नी और गोलू चुपके से घर के बाहर चले जाते हैं, जबकि उनके पापा सारी दुनिया से बेखबर नींद के मजे ले रहा था। वो दोनों बच्चे चलते चलते थोड़ा दूर निकल जाता है। अब तो उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा में आ गए हैं और उन्हें किस दिशा में जाना है। भाई, मैंने आपसे कहा भी था कि हम अकेले घर से बाहर ना निकले, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब हम घर कैसे जाएंगे? वो दोनों बहन भाई ऐसे रो रहे थे, तभी वहाँ उनके पास एक आदमी आता है। वाह, आज तो अच्छा शिकार मिला है। दो बच्चे, वो भी बिल्कुल अकेले। आज तो मजा ही आ जाएगा। बच्चों, क्यों रो रहे हो? इधर आओ अपने अंकल के पास, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। तभी कुछ काम से सावित्री वहाँ से गुजर रही थी। उसे एक आदमी के पास अपने बच्चे दिखाई देते हैं। वो समझ जाती है कि ये वही डाकू है। उनके माँ तो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। भैया भैया, आपको पता है आज चारों तरफ इतने पुलिस क्यों घूम रहे हैं? मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, गाँव के सभी कोनों में पुलिस डंडा लेके बैठी है। ऐसा सुनकर वो आदमी का रंग ही उड़ जाता है। कुछ नहीं बहन, आजकल के घरों में बहुत चोरी हो रही है, शायद इसीलिए वो पहरा दे रहे होंगे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाता है और सावित्री जल्दी से अपने बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसका पति अभी तक सो रहा था। आज आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर जाने वाले थे। क्या हुआ बच्चों को? आप घर में रहकर बच्चों का तो ठीक तरीके से ख्याल रख सकते हैं। फिर सावित्री अपने पति को सारी बात बताती है। आज अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो वो आदमी तो मेरे मासूम से बच्चे को पकड़ के लेकर ही चला जाता। भीखू अपनी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। ऐसे ही रात हो जाती है। सावित्री सारी रात जागती रहती है। वो बस अपने बच्चों के बारे में ही सोची जा रही थी कि आज अगर वो आदमी उसके बच्चों को पकड़ लेता तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को खो देती। उस परेशानी की वजह से सावित्री को बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। अगली सुबह सावित्री का पति पहले ही उठ जाता है, जबकि सावित्री अभी तक सोई हुई थी। यह सावित्री अभी तक क्यों नहीं उठी? सावित्री उठो, देखो कितनी सुबह हो गई है। लेकिन सावित्री उठ नहीं पा रही थी। भीखू जैसे ही सावित्री को छूता है तो उसे पता चलता है कि सावित्री को बहुत तेज बुखार है।
सावित्री, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। फिर भीखू खाना बनाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। आज वो काफी दिनों बाद इतना काम किया था, इसलिए बहुत ज्यादा थक जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम तक भीखू काम करके वापस घर आ जाता है। आकर खाना भी वही बनाता है। इतनी थकान के बावजूद भी उसे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना था। उसे अब एहसास होने लगा था कि सावित्री कैसे इतने लंबे समय से ये सब अकेले कर रही थी। वह भोजन तैयार करके अपने बच्चों और पत्नी को खाना खिलाता है। आज तो आप बहुत थक गए होंगे ना? सावित्री, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया है। अब से मैं काम करके 2 पैसे कमा के लाऊंगा और तुम मेरे बच्चों और घर की देखभाल करोगी। पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और गाड़ी 2 पहियों के साथ ही ठीक चलती है। सावित्री अपने पति में इतना बदलाव देखकर बहुत खुश हो जाती है।